सो हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। और आज हमारा सेशन है पार्ट 3 लक्ष्य सीरीज जो हमारी चल रही है, जिसमें हम 10 बेहतरीन क्वालिटी क्वांट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक। और जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं बोलूंगा कि इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, आप पहले वो 2 पार्ट भी ज़रूर देख कर आइए। ठीक है, वहाँ भी हमने काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट सारे बहुत डिटेल वे में डिस्कस किए हैं। ऑब्जेक्टिव इस सीरीज़ का यही है कि आपके कम समय में बेहतर लर्निंग हो और आपके क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिलें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट हो और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथली हो। ठीक। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देखें तो आप हमेशा उसको पहले पॉज करके आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 64 एंड इट्स इक्वल साइड इज 120 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसमें आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और इक्वल साइड आपको बताई गई है। अब आपको निकालना क्या है? एरिया। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके। तो आप मुझे ये बताइए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले होता क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर हों उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लीजिए ये साइड ए होगी, ये साइड ए होगी, इसको हम बी मान लेते हैं। अब आपको दिया क्या जा रहा है कि पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल द साइड। तो सम ऑफ ऑल द साइड क्या होगा? इसका ए और ए मिलके 2a हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू 64। और आपको इक्वल साइड कितनी दी गई? इक्वल साइड की वैल्यू क्या दी गई है? 20। इक्वल साइड अगर 20 दी गई है तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 20 प्लस बी इक्वल टू 64। तो 40 प्लस सिक्स बी इज इक्वल टू 64। सो बी इज इक्वल टू 64 माइनस 40, दैट इज 24। तो बी क्या हो गया? 24। ठीक है। यानी कि ये मेरा 20 था, ये मेरा 20 था और ये मेरा कितना हो गया? 24 हो गया। अब आपको एरिया निकालना है। अब आपको क्या ये पता है कि नहीं? पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इस तरह का अगर ट्राइंगल दिया गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया हो और आपका एरिया पूछा जा रहा हो, तो एरिया होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। इसको आप कहीं नोट डाउन कर लो। ठीक है। देखिए, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लास में उसको आप नोट डाउन करके चलें। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आए और आपने वीडियो देखा और चलिए बस हो गया हमारा काम। आप नोट्स बनाइए। आपको अगर किसी प्रॉब्लम में डाउट आ रहा है, आप उसको नोट डाउन कीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। क्योंकि क्या होगा कि अभी तो देखिए आपके पास टाइम है। जैसे ही एग्जाम डेट आपकी नियर आएगी ना, तो एग्जाम डेट नियर आने जैसे ही आएगी तो फिर आपको आप नहीं वीडियो देख पाओगे। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा, ऐसे आप कितने देखोगे वीडियोस? आप फिर अपनी कॉपी से रिवाइज करना। ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन कीजिए। एरिया, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? b/4। बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी आपका बेस रिप्रेजेंट करता है। तो बेस कितना आ गया? बेस कितना आ गया? बेस आपका आ गया 24 अपॉन 4 अंडर रूट 4a², यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस b², दैट इज 24 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये 6 हो गया, 6 अंडर रूट। अब देखिए इस 4 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। 4 को अगर मैंने अंदर लेकर गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। साथ ही साथ इधर जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो ये 6 हो गया अंडर रूट 40 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका a² माइनस b² हो गया। a² माइनस b², तो पहले आप करोगे a प्लस बी। ये जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1600 माइनस 576। ठीक है, पर ये टाइम ले जाएगा आपको थोड़ा सा। तो अगर आप इसको करोगे तो ये कितना आ गया? ये 64 आ गया। अब 64 स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये 8 आ गया। ये 16 है, 16 स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये 4 आ गया। तो 48 इंटू 4, दैट इज 192। तो राइट आंसर आपका आ गया सी, 192। ठीक है। तो अच्छा था क्वेश्चन, ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें जिस तरह का थॉट प्रोसेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्राई कीजिए आप इसको एक बार। अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% above the cost price and sells it to the customer after allowing two successive discount of 20% and 25% on the marked price. If we suffer a loss of 140, then the cost price of the article, ठीक है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक डीलर है जिसने मार्कअप करी है अपने आर्टिकल की प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ऊपर, यानी जो मार्केट प्राइस रही होगी वो 40% से ऊपर रही होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसमें कि हमारी कॉस्ट प्राइस 100 रही होती। ठीक है ना, एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारी मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस इसमें क्या बोला जा रहा है 40% अबव है, यानी इससे 40% ज्यादा है। इससे अगर 40% ज्यादा है तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 140। ठीक है ना, 40% आप निकाल लीजिए। एंड सेल्स इट टू द कस्टमर अलाइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे लगते हैं 20% के एंड 25% के ऑन द मार्क प्राइस। अगर ये दिया भी नहीं जाता ना ऑन द मार्क प्राइस, तो भी आप हमेशा याद रखना कि जो डिस्काउंट लगता है ना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही लगता है, अनटिल अनलेस बोला ना जाए कहीं क्वेश्चन में कि आप किसी और वैल्यू पे आप डिस्काउंट लगाइए, वरना बाय डिफॉल्ट जो डिस्काउंट लगता है वो मार्केट प्राइस पर ही लगता है। और डिस्काउंट लगने के बाद जो प्राइस आती है वो सेलिंग प्राइस आती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को आपसे कुछ चीज डिस्कस करना है, इस चीजों को जो सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है ना, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट, ठीक है, ये मेरे को डिस्कस करना है। तो अब आप देखिए पहला तरीका क्या होता है, जब भी अगर कभी दो वैल्यूज आपको या दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए, एक्चुअली में ये सक्सेसिव परसेंटेज का केस है। सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट मैंने काफी डिटेल में बताया है अपने चैनल पर, आप प्लेलिस्ट जाके देखिएगा परसेंटेज की, वहां पे आपको सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि किस तरह से आप फास्टली और एक्यूरेटली आप सक्सेसिव परसेंटेज निकाल सकते हो कई तरीके से। ठीक है, अब देखिए टू सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% एंड 25%। पहला तरीका क्या है कि आपकी ये थी 140। अब देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट है तो हमारा नेट डिस्काउंट कितना होगा, हम ये पहले निकालते हैं। लगातार दो लग रहे हैं ना, तो हम नेट निकाल के फिर हम इस पे लगा देंगे नेट डिस्काउंट लगा के। तो देखिए नेट कैसे निकालोगे, जब भी देखिए दो वैल्यूज होती हैं, ध्यान रखिएगा जब भी दो वैल्यूज होती हैं और अगर वो डिस्काउंट में हो तो उनका जो नेट होता है उसको निकालने का तरीका होता है माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी अपॉन 100। तो ये हो जाता है माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके चलिएगा, दो वैल्यूज अगर आती हैं दो में ये हेल्पफुल रहेगा, सिंपल परसेंटेज आती हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम हेल्प कैसे में कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बोला 20%, आपने बोला 20% यानी कि -20, फिर ये -25, फिर ये -20 इंटू -25 अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गया -45, ये प्लस हो जाएगा, ये 5 हो गया तो 5, दैट इज -40%। अब ये -40% क्या बता रहा है, -40% मेरे को ये बता रहा है कि जो डिस्काउंट नेट इफेक्टिव हो रहा है 20% का और 25% का मिलाकर, ये 40% का ड्रॉप हो रहा है। 40% का ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब जो ये मार्क्ड प्राइस आएगी ना, जो ये मार्क्ड प्राइस आएगी 40%, आप इसको एक तरीका है कि आप इसका 40% निकाल के आप इसको घटा दो। ठीक है, दूसरा तरीका 40% का ड्रॉप होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू आएगी वो 60% ऑफ एमआरपी आएगी, मार्क प्राइस आएगी। सोच के देखिए ना, 40% का ड्रॉप इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 60% ऑफ एमआरपी। तो आप इसका 60% निकाल दो, 60% कितना रहा होगा 84। ठीक है ना, परसेंटेज में देखिए आपको थोड़ा तेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग मैंने परसेंटेज की सीरीज बनाई है, आप वहां से देख सकते हो, आपको काफी हेल्प होगी कितने तरीके फास्ट तरीके से आप निकाल सकते हो 60% ऑफ एमआरपी। एक तरीका होता है कि आप 10% निकाल लो। ठीक है ना, अभी क्वेश्चंस आप थोड़ी, ये जो डिस्कशन में कर रहा हूँ ना इस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 10% आपने निकाला 140 का तो 14। अब आपको निकालना कितना था, निकालना था आपको 60%, ये इसका कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है। तो फाइनली जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी 6 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 84 हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका। ठीक है, एक तरीका हो गया ये सक्सेसिव कैलकुलेट करने का। देखिए कैच यहाँ पे ये कि आप सक्सेसिव कितनी जल्दी कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ सक्सेसिव निकालने का। ठीक है, क्योंकि देखिए कभी कभार फ्रैक्शंस उठपटांग होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो एकदम स्ट्रेट दिख रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप फ्रैक्शन के थ्रू जाएं। फ्रैक्शन के थ्रू क्या, मान लो यहाँ पे आपने बोला 20% डिस्काउंट। ठीक है, 20% होता कितना है, 20% होता है 1/5। अब चूंकि डिस्काउंट हो रहा है तो आपका ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना डिस्काउंट है तो 1 माइनस 1/5 इतना मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। फिर 25%,
25% कितना है, 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ठीक है। तो फाइनली क्योंकि सक्सेसिव है तो इसलिए 4/5 इंटू 3/4 करेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा 3/5। 3/5 आने का मतलब क्या है, ये 60% आ गया। 3/5 क्या होता है, 3/5 इज वॉट, 60%। आप निकालो ना, 3/5 इंटू 100, दैट इज 20 इज इक्वल टू 60%। ठीक है, 60% हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब अगर आपको इससे भी नहीं करना, ठीक है, हम ये सीख रहे हैं कि नेट डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो इससे भी तेज एक और तरीका है, वो भी यही चीज है लेकिन थोड़ा रिएक्शन उसमें तेज हो जाएगा। देखिए, आपको अगर डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट अगर आपको हुआ है 20% का, तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहा होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रिगार्डिंग आप मेरे परसेंटेज के लेक्चर्स देख सकते हो, वहां पर मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी समझाया है। ठीक है, कि 20% डिस्काउंट कितना होता है, 0.8। 25% कितना होता है, 25% का डिस्काउंट यानी कि 75%, 0.75। 0.75। अब आप इसको क्या बोलोगे, 0.75 को 3/4 बोल दो आप, तो 2 यानी कि 0.6, यानी कि 0.6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 0.6 से आप मल्टीप्लाई करो, आपको तुरंत मिल जाएगा 84। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब देखिए, ठीक है, तो ये जितने भी तरीके डिस्कस किए हैं इनमें से आप देख लीजिएगा जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के। अब इफ ही सफर अ लॉस ऑफ 140 रुपीज, अब आप समझो ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज मेरी एसपी है, ये वाली चीज मेरी सीपी है। ठीक है, अब अगर आप इसमें गैप निकालोगे ना, इसमें गैप अगर आप निकालोगे कि लॉस, इसमें तो 140 बोला जा रहा है, यहां लॉस कितना हो रहा है, यहां अगर 16 रुपए का लॉस है तो आपका सीपी कितना है, 100। 16 रुपए का लॉस हो रहा है ना, 100 रुपए की चीज थी, डिस्काउंट लगने के बाद अब वो 84 में जा रही है, तो आपको अल्टीमेटली लॉस कितने का हुआ, 100 - 84, 16 का, तब जाके आपका सीपी इतना है। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगर जब 4 का होगा तो कितना होगा, 25, तो जब 1 का होगा तो कितना होगा, 25/4। अब अगर 140 रुपए का लॉस होता है, 1 रुपए का लॉस है तो इतना है मेरा सीपी, लेकिन जब 140 रुपए का लॉस होगा तो सीपी कितना होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 875। ठीक है ना, आपको सीधे ही रिजेक्ट करने थे बाकी ऑप्शन, क्योंकि आप देखो इस पे यूनिट डिजिट क्या है, 5 × 5। ठीक है, ये यूनिट डिजिट है। तो आपका आंसर आ गया बी, बॉम्बे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन वही है कि इसमें परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीके समझ में आए होंगे, मैंने लिख लिख के आराम से आपको बताने की कोशिश की है। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले पे चलते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये काफी आसान क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए। A alone can complete a piece of work in 18 days, B alone in 15 days, B alone worked at it for 10 days and then left the work. In how many more days will A alone complete the remaining work? तो आप समझो, A किसी काम को 18 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है। वर्क मान लेता हूं मैं 90, तो यहां से 5 आ जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा। अब बी अलोन वर्कड फॉर 10 डेज, तो बी ने 10 दिन काम किया, 10 दिन में कितना कर देगा, 60 कर देगा काम। एक दिन में 6 कर रहा है, 10 दिन में 60 कर देगा। रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है आपका 90 - 60, दैट इज 30। रिमेनिंग वर्क 30 है। अब बी जा चुका है पिक्चर में, बी ने 10 दिन काम किया, देन लेफ्ट द वर्क। अब ए, तो ए किस, अब ए ही काम करेगा सिर्फ, बी तो चला गया। तो ए कितने दिन में कर पाएगा, 30 यूनिट का, 30/5, क्योंकि ए एक दिन में कितना कर रहा है, 5 यूनिट, तो ए 6 दिन में कर पाएगा। तो इन हाउ मेनी मोर डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 डेज। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 270 फैक्टोरियल। ठीक, देखिए नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इसके पीछे का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, आप याद रखेंगे सीधे। कभी भी अगर आपको हाईएस्ट पावर निकालनी हो किसी नंबर की किसी फैक्टोरियल के अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से ऐसा करना है कि जिस फैक्टोरियल के अंदर आपको निकालना है उस फैक्टोरियल को आप लिखिए, और उस नंबर से आप डिवाइड कीजिए। कितनी बार जाएगा ये, 90 टाइम्स। ठीक है, फिर ये कितनी बार गया, 90 बार गया, फिर ये कितनी बार गया, 30 टाइम्स गया, फिर ये कितनी बार गया, 10 टाइम्स गया, फिर ये कितनी बार गया, 3 टाइम्स गया, फिर ये कितनी बार गया, 1 टाइम गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये सब ऐड करके लिख देना है।
ठीक है, यही हाईएस्ट पावर होगी। तो 90 और 30 120, 130 एंड 134। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। तो डी इज द राइट आंसर। आपको बोला जाए कि भाई हाईएस्ट पावर आपको 5 की निकालना है, तो आपको क्या करना है, 270 अपॉन 5 कर देना है। 5 5 जा 25, 4 जा 5, 1 जा 0 जा 5 टू टाइम्स। ठीक है, और फिर आपको इसको ऐड कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन 5, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपको ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इफ ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 12 रूट 5 एंड बी सी इक्वल टू 24 देन द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, एक सर्किल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, इसमें ये बोला नहीं गया कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, सिर्फ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है। तो मैं आइसोसेलेस राइट एंगल मान सकता हूँ, एज्यूम कर सकता हूँ, क्या करके देख लेते हैं एक बार। एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, देख रहे हैं पहला रिएक्शन यही आ रहा है माइंड में। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल पे एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है सर्कल में। और ये मेरी इक्वल साइड है, मान लीजिए इसको मैंने ए मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए रूट टू। ये क्या हो गया मेरा ए रूट टू। अब अगर ये 12 रूट 5 है और ये भी अगर 12 रूट 5 है, दो साइड बराबर हैं, तो ये 24 तो आता हुआ हमें दिख नहीं रहा, बी सी। ये ए, ये बी और ये सी होता, तो मुझे तो नहीं लगता ये 24 आ रहा है, क्योंकि ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 रूट 5 इंटू रूट टू। तो ये तो 12 रूट 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये डायग्राम तो नहीं बनेगा। ठीक, तो अब कैसे बनेगा, अब देखते हैं, कुछ और जुगाड़ देखते हैं, कुछ और तरीके से काम बन जाए। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि देखिए ये सर्कल था, शेप का ही यूज करें क्या, शेप से काम बन जाएगा। हाँ, ठीक, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ये हो गया 12 रूट 5, ये भी हो गया 12 रूट 5, और ये हो गया 24, ये हो गया 24। ठीक, ये हो गया 24। ठीक, और ये मैंने सेंटर से लाइन खींच दी। सेंटर आपका यहाँ पर है, जिनको अगर सेंटर नहीं आ रहा समझ में, मैं इसको मान ले रहा हूँ ये मेरा सेंटर है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से भी लाइन खींचूंगा, आप देखो अभी तक ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी इक्वल टू 12 रूट 5, बी सी 24। और अगर मैंने यहाँ से लाइन खींची तो ये क्या होगा, ये तो रेडियस होगा। सोच के देखो आप, ये क्या होगा, ये भी मेरा रेडियस ही होगा। ठीक है ना, सर्किल का रेडियस होगा ये, यही आपको निकालना है। ठीक, अब अब आप क्या करो, इसको आप नाम दो डी, इसको आप नाम दो डी। ठीक, इस वाले पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया। अब आप फोकस करो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक, ए बी डी में आप फोकस करो। तो ए बी डी में अगर आप फोकस करते हो तो आप ये तो आप पता लगा सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं पाइथागोरस थ्योरम लगाना है आपको ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक है, ये चीज भी 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करेगी। तो ए बी डी में अगर आप लगाते हो तो 12 रूट 5 का होल स्क्वायर पाइथागोरस इक्वल टू ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। क्योंकि जो लाइन होती है ना, जो परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉप करते हो कॉर्ड पर, बीसी एक कॉर्ड है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है दो इक्वल पार्ट में, ये सर्किल की प्रॉपर्टी है। तो ये 12 और 12 में ये बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 144 × 5 माइनस 144 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो 144 कॉमन ले लिया, 5 माइनस 1 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ए डी निकालने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लो इसका। तो कितना हो जाएगा, 144 का 12 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए डी।
सो 24 इक्वल टू 80। ठीक, तो एडी आ गया मेरा। अभी रेडियस नहीं आया, अभी मेरा एडी निकालना था, तो एडी मेरा आ गया कितना, 24। ठीक है, 24 आ गया। अब आप फोकस करो, इसको नाम दिया हमने, इसको कुछ नाम दिया ओ, इसको हमने क्या नाम दिया, ओ। तो अब आप फोकस करो बीओडी में। अब आप किस में फोकस करोगे, बीओडी में। ठीक है, क्योंकि अगर आपको रेडियस निकालना है बीओडी में, ठीक है, तो बीओडी में अगर आप फोकस करते हो तो ये कितना, ये तो हमारा पूरा 24 है। ठीक है, और मैं अगर आपसे ओडी पूछता हूं तो आप क्या बोलोगे, 24 - आर। आप बीओडी में फोकस करो, बीओडी में। ठीक है, तो अगर बीओडी में आप बोलोगे, ये एडी पूरा 24 है ना, ये पूरा आपका 24 है। फिर ध्यान से देखिए इसको, ये 24 है, 24 में से अगर आपने आर माइनस कर दिया तो आपको ओडी मिलेगा ना, तो 24 - आर, ओडी आ गया। बीडी आपका 12 दिया हुआ है, बीओ आपका आर दिया हुआ है, तो आप पाइथागोरस लगाओगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 24 - आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपने ये लगाया तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 48 आर। एक तरीका ये है कि, ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 48 आर इक्वल टू 576 प्लस 144। तो 576 प्लस 144 कितना हो जाएगा आपका, 720, 720 आर। तो 4 टाइम्स गया, ये 15 टाइम्स गया। तो अल्टीमेटली आपका जो रेडियस आया वो कितना आया, 15। आपका जो रेडियस आ गया कितना आ गया, 15। यहाँ पे आप चाहते तो यहाँ पे आप थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकते थे। आप इसको एक्सपेंड ना करते हुए इसको आप इस साइड लेकर जाते, तो अगर आप इसको इस साइड लेकर जाते तो क्या बनता, ये बनता कुछ आर स्क्वायर माइनस 24 - आर का होल स्क्वायर। फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप लगा देते, उससे भी आप काफी आसानी से इसको सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है आर इक्वल टू 15। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ये आइडेंटिफाई करना था कि डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक, ये चीज इसमें आइडेंटिफाई करनी थी। ये देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये मैनिपुलेशन पे। देखिए आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और आपको वैल्यू दी जा रही है 1/1 - ए, 1/1 - बी प्लस 1/1 - सी की आपको वैल्यू पूछी जा रही है। खास बात इसमें क्या है कि जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो यहाँ पे ये ऊपर के ए बी सी गायब हो गए हैं। ठीक है ना, यही चीज है। आप मेरे को बताओ कि अब हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, हमें इसी इक्वेशन को ऐसे देखिए, अब ये क्या है, वेरिएबल टू कांस्टेंट का है, लेकिन आप इसमें किसको जीरो रखोगे किसको वन रखोगे ये बहुत रिस्की है। देखिए आप किसी भी नंबर को आप वन तो नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते आप, क्योंकि आप सोचो आपने अगर वन रख दिया यहाँ पे, वन रख दिया आपने यहाँ पर, तो आपका नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, फिर अब बात आई जीरो रखने की, तो जीरो रख के भी फिर आप ए बी को कैसे आप रखोगे, ए बी को किसको आप वन वन नहीं रख सकते, फिर आपको कुछ फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली ये सोच नहीं पाओगे आप पेपर में। ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको कैसे पता लगेगा कौन सा हम 1/2 रखना है, -1/2 रखना है, 3/2 रखना है, क्या रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ इसका। एक एक्सप्रेशन लिया मैंने a/1 - ए, अगर इसमें जब मैं वन जोड़ रहा हूँ ना, इसमें मैं वन जोड़ता हूँ तो क्या बनेगा, ये कुछ अच्छा एक्सप्रेशन लग रहा है मेरे को, कुछ ऐसी तो चाहिए मेरे को एक्सप्रेशन वन जोड़ के। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं सारे पार्ट में वन 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 जोड़ देता हूं। ठीक है, ये मेरे को एक चीज पता लगी इसमें कि अगर मैं a/1 - ए+1 प्लस b/1 - बी+1 प्लस c/1 - सी+1 करता हूं, तो मेरे को ये एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। अब जब आपने तीनों साइड अगर वन जोड़ा तीनों पार्ट में, तो आपका +3 बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप +3 यहाँ कर दो, कांस्टेंट इक्वल करना है ना आपको, यहाँ भी आपने 3 जोड़ा तो यहाँ भी आप 3 जोड़ दो। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/ए, ये क्या बन जाएगा 1/बी, ये क्या बन जाएगा 1/सी। तो फाइनली क्या आ गया, ये 4। तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक,
तो ये मैनिपुलेशन था, ये मैनिपुलेशन आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 32 एंड 24 सेंटीमीटर इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक, ये उसका सेंटर है, ठीक है। अब दो पैरेलल कॉर्ड्स दी गई हैं ऑफ इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर, ओके। तो अब इसमें देखिए, खास बात यह है कि यहाँ क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो जो दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर के किस साइड है, सेंटर के सेम साइड है या सेंटर के अपोजिट साइड है। तो इसमें दो केसेस बनेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे दो आंसर आपको दिख रहे हैं। आप सोचो ना, हो सकता है कॉर्ड ऐसे रही हो सेम साइड, या हो सकता है कि कॉर्ड ऐसे रही हो, एक इस साइड रही हो और एक इस साइड रही हो। तो इसलिए यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, ठीक है। तो अब मुझे इसलिए आपको पहली चीज तो यही समझानी थी कि दो केसेस कैसे बनते हैं। अब हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये सेंटर है, तो पहली कॉर्ड तो ऐसी गई, दूसरी कॉर्ड, ठीक है। सेंट एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि जब भी आप सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डालते हो ना कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो मेरा रेडियस रहा होगा और ये भी मेरा रेडियस रहा होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में बड़ी कॉर्ड कौन सी है, बड़ी कॉर्ड तो ये 32 वाली है ना, तो 32 वाली ऊपर रही होगी, तो ये 16 16 आए होंगे, और नीचे वाली 24 है तो ये 12 12, ठीक है। और ये रेडियस है 20 और ये 20, ठीक। अब आप इसको नाम दे देते हैं ABCD, ऐसी नाम दे देते हैं। अब आप फोकस करो ट्राइंगल AOB पर, पहले आप फोकस करो ट्राइंगल AOB पर। अगर मैं आपको AOB अलग से निकाल के दिखाऊं तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये 20 है, ये 16 है, आपको ये निकालना है OB। ध्यान से देखिए, मैंने अलग से बना दिया है, ठीक है। तो ये तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, पाइथागोरस लगा दो, लेकिन मैं चाहता हूं आप पाइथागोरस ना लगाओ। आपने एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है 3 4 5 का, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, इस 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 into 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 into 4, ठीक है। अब आप फोकस करो, 5 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 है हर जगह, तो यहाँ पे जो आएगा वो 3 into 4 आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोचना है, पाइथागोरस से आप लगा सकते हो, हाल आपको आ जाएगा 20² = 16² प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करोगे ना, तो आपको काफी आसानी होगी। इट कम्स विथ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हाल आप पिकअप कर पाओगे चीजों को, ठीक है। तो मेरे को OB सीधे मिल गई, क्योंकि इससे क्या होगा, आप कैलकुलेशन से बच जाओगे, आपका समय बच जाएगा। तो OB मेरा 12 आ गया, ठीक है। OB मेरा क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक। चलिए, अब आप फोकस कीजिए ट्राइंगल DOC पर, ट्राइंगल DOC कर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये O आ गया, ये D आ गया, ये 20 है, ये 12 है, आपको C निकालना है, ठीक। तो वही चीज 3 4 5, यहाँ पे आप इसको क्या मान सकते हो, 5 into 4, यहाँ पे क्या 4 into 3, ठीक है। तो 4 तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 into 5 3 4 into 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए ना, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा। 4 यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिख रहा है, यहाँ पे भी, और ट्रिपलेट होता है 5 3 4, तो यहाँ पे भी क्या 4 into 4 16, तो आपको 16 मिल गया OC। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, यानी कि आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यानी कि BC। BC क्या होगा, OC माइनस OB। OC कितना था, OC था 16 माइनस 12, दैट इज 4। यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि यहाँ पे आपका एक 4 भी आ गया तो भी आप सीधे टिक मार दोगे, होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक डिस्टेंस तो 4 आ ही गया ना, बाकी किसी ऑप्शन में 4 मेंशन नहीं है, एक में ही है, तो बी होगा ही होगा, आपको 28 चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये तो पहला केस हुआ जहाँ पे सेम साइड पे थे, यहाँ पे सेम साइड पे कॉर्ड थी। अब देखते हैं जब अलग अपोजिट साइड पर कॉर्ड होती हैं तो फिर क्या होगा।
अब ये आप मेरे को बताओ, ये अपने आप में कॉमन सेंस है कि जब अगर अपोजिट साइड पर होगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो ये एक बात में सही भी है। इधर जो दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे लेंथी दी गए हैं, लेंथ उनकी बड़ी दी गई है, इसका मतलब होना भी चाहिए क्योंकि अपोजिट साइड पर है। अब हम एक बार इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक, ये मेरा सेंटर है, ये कॉर्ड। ठीक, ये 16, 16 अगर ये 32 है, ये 12, ये 12, और ये रेडियस है 20, ये भी रेडियस है 20। तो वही आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो, 3 4 5। ये कितना है, 4 टाइम्स है ना, ये 4 टाइम्स है पहले वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब तो आप खुद ही कर लेना, मैंने आपको बता दिया। ये भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप ट्रिपलेट लगाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 28। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें जिस तरह से हमने अप्रोच किया है, ट्रिपलेट के थ्रू हमने निकाला है, उसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपका समय काफी बच जाएगा। ठीक। द measure of one of the exterior angle of a triangle is twice one of the interior opposite angle and the angle of the other opposite interior angle is 60 degree. The triangle is, आपको दिखा कि नहीं दिखा, मेरे को तो दिख गया, इक्विलेटरल है। दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए ये ट्राइंगल है। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, इक्वेटोरियल ट्राइंगल के हर एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं ना। अब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो measure of one of the exterior angle of a triangle is twice one of the interior opposite angle. The measure of one of the exterior angle of a triangle is twice one of the interior angle opposite, and the measure of the other interior opposite angle is 60 degree. तो ट्राइंगल हमेशा इक्विलेटरल होगा। ठीक है, कुछ नहीं था ये, लैंग्वेज आपको समझना था बस, उसके अलावा कुछ नहीं था। There is a tank of capacity 1500 liter. Pipe A can fill it in 10 hour. Pipe B can fill 750 liter in 15 hour. Pipe C, यहाँ पे I think so C होगा. C can fill it 500 liter in 5 hour. In how many hours will the tank together fill it? Okay. तो आप मेरे को ये बताओ, A इतनी कैप 1500 लीटर कैपेसिटी का टैंक 10 घंटे में फिल करता है। बी 750 लीटर 15 आवर में फिल करता है, लेकिन कैपेसिटी क्या है टैंक की, 1500। 1500 क्या है, इसका दो गुना है। 1500 दो गुना है, तो यहाँ टाइम भी कितना लगेगा, 2 टाइम्स 30 आवर। इसका मतलब बी क्या है, 30 घंटे में फिल करता है। सी 500 लीटर, 500 लीटर 5 घंटे में फिल करता है, भरना कितना है, 3 गुना भरना है, तो टाइम कितना लगेगा, 3 गुना ही लगेगा। 1500 है ना, तो सी कितने में भरेगा, 15 में। एलसीएम लो, एलसीएम 30 आया। ठीक, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे आ गया। इन हाउ मेनी आवर विल द टैंक टुगेदर कैन फिल इट, टुगेदर आपको कितने समय में भर समय लगेगा, 5 आवर्स। ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, द रेडियस, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, द रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ओके, ओ सेंटर है, पी क्यू एंड पी आर द टू कॉर्ड्स, तो यानी कि ये दो कॉर्ड है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पी को यहाँ मान लेते हैं, एंड पी ओ कट द कॉर्ड। इसका एक बिट डायग्राम पहले हमें बनाना पड़ेगा, डायग्राम इसका थोड़ा चैलेंजिंग है, डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक, कोशिश करता हूं मैं इसका डायग्राम सही तरीके से ड्रॉ हो जाए, 1 मिनट। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये सेंटर था। ठीक है,
सो पी क्यू पी आर एंड पीओ कट कॉर्ड क्यू आर एट पॉइंट एस। ठीक है, तो आपको ओ एस निकालना है। तो एग्जैक्ट डायग्राम ये है। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा आप। ठीक है, ये मैंने कोशिश करी है सही तरीके से बनाने का। तो ये पी क्यू पी आर दो कॉर्ड हो गई, और पीओ हमारा क्यू आर को एस पे काट रहा है, आपको ओ एस निकालना है। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये तो मेरा रेडियस होगा, ये क्या होगा? फिर से ही बनाते हैं एक बार डायग्राम, क्योंकि सही तरीके से आया नहीं वो। ठीक, ये सेंटर ओ है। ठीक। हम्म। सो पी क्यू आर ए ओ, ओ तो हो ही गया, ये ओ तो हो गया, ये एस है। ठीक है, सो क्यू, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है। तो अब आपको रेडियस क्या दिया हुआ है? 10, 10। और पी क्यू पी आर कितना दिया हुआ है? 12, 12। ठीक है, आपको ओ एस निकालना है। देखिए ओ एस क्या होगा? ओ एस होगा ओ पी माइनस एस पी। और ओ पी क्या है आपका? रेडियस। रेडियस कितना है? 10 माइनस एस पी। यही मेरा ओ एस होगा, यही तो मेरा ओ एस होगा। लेकिन ओ एस निकालने के लिए, ये तो ठीक है 10 आ गया, लेकिन आपको एस पी नहीं पता। अगर आप एस पी निकाल ले जाओगे ना, तो आपका ओ एस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा मेन चैलेंज क्या पड़ेगा कि हमें एस पी ही निकालना है। हमें क्या निकालना है? एस पी। तो एसपी निकालने के लिए आप पहले फोकस करो, आप इसको x मानो। ठीक है, इसको आपने x माना। अगर आपने इसको x माना और आपका OP कितना होता है? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। एसपी, एसपी कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आप उसकी लेंथ निकालिए पहले। इसकी आपको लेंथ निकालना है। ठीक है, एस आर की। तो एस आर की लेंथ क्या होगी? एस आर स्क्वायर। एस आर स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब आप फोकस करो, पाइथागोरस लगाओगे तो आपका आ जाएगा एस आर स्क्वायर। अब आप फोकस करो इस वाले ट्राइंगल पे, जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले ट्राइंगल पे, इस वाले ट्राइंगल पे। ठीक है, अगर आप इस पे फोकस करोगे, तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि अगर मैं 12 स्क्वायर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप 10 स्क्वायर को इस साइड लेकर आओ, तो 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22 × 2, 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 44 इक्वल टू 100 माइनस 20x। तो फाइनली मेरा 20x आ जाएगा कितना? 100 माइनस 44, 56। और x आ जाएगा 2.8। ठीक है, और x अगर 2.8 आ गया, तो यही तो मेरे को निकालना था ओ एस। ओ एस कितना आ गया? 2.8। तो बी इज द राइट आंसर। अगर आपसे एस पी पूछा जाता, तो आप एस पी निकाल सकते थे। ठीक है ना, एस पी कितना होता? 10 माइनस 2.8। ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए, आपने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आप अपनी लर्निंग में इसको अप्लाई करेंगे। जितने भी थॉट प्रोसेस हैं और जितने भी क्वालिटी क्वेश्चंस में कंसेप्ट्स हमने यूज़ करे हैं, आप उसको यूज़ करेंगे और अपनी लर्निंग को बेहतर बनाएंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और इसमें मैं आपके जो भी प्रीवियस ईयर में भी जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कि एकदम ठीक ठाक लेवल के हैं, वो भी मैं इस सीरीज में मैं पूरी कवर करा दूंगा आपके। सब में, सीडीएस में आए हो, किसी में भी आए हो, ठीक है, रेलवेज वगैरह में भी आए हो, एसएससी में आए हो, सब कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक। ऑब्जेक्टिव इन सेशंस का यही है कि आप अपनी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग को डेवलप करें, और आप सोच पाएं। ठीक है ना, मैं चाहता मैं एक ही चैप्टर के मान लीजिए 10 क्वेश्चन ले लेता, लेकिन उससे आपका दिमाग इतना नहीं खुलेगा। तो इसलिए मैंने पहले, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपके हर एक चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चंस लेके, एक 10 अच्छे क्वेश्चंस बढ़िया मैं कंपाइल करके ला रहा हूँ। ठीक है, और सेशंस को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चंस सेलेक्ट करने में, उन्हें फिर सेट करने में और फिर सेशंस लाने में। तो आप ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं और भी क्वालिटी क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में और फिर कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।